हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा कि जिनसे मिल के आप इंटरटेन तो हों, बट मोर इम्पॉर्टेंटली कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको ज़रूर मिले। इंस्पिरेशन की बात करें, आई एम लकी इनफ टू हैव समबडी हु हैज़ लेटली इंस्पायर्ड मी। और इनकी एक वीडियो थी जो किसी ने मुझे इनका वीडियो लिंक भेजा और मैंने वो वीडियो देखी एंड आई गॉट हुक टू दैट वीडियो। और फिर अल्टीमेटली मैं जो हूँ इनकी वीडियोस देखता रहा और अब जो है मेरी न्यूज़ फीड के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो है इनकी वीडियोस आती रहती हैं। आई टेक इंस्पिरेशन एवरी डे। और आपको जो लोग इंस्पायरिंग होते हैं दे डोंट इवन रियलाइज कि उनकी वजह से कितने लोग और इंस्पायर हो रहे हैं। एवरी डे इफ़ यू आर सक्सेसफुल या आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आपको इंस्पिरेशन अपनी लाइफ के अंदर हर मोमेंट के ऊपर चाहिए होती है। सो आई थिंक आज जो हमारे पास गेस्ट हैं ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। इन्होंने मुझे मना ही किया एक तरह का कि मैं ये ना कहूँ कि ही इज़ एन मोटिवेशनल स्पीकर, बट मेरे लिए तो इन्होंने मुझे समहाउ इनडायरेक्टली ही हैज़ मोटिवेटेड मी। सो फॉर मी ही इज़ एन मोटिवेशनल स्पीकर, बट ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनकी अगर आप कंटेंट देखेंगे तो जितनी भी आपकी सोशल जो है प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं, सो ही हैज़ हिज टेक ऑन दैट। आज हमारे पास जो है कैसर साहब मौजूद हैं। आप जो है ही इज़ नोन एज कैसर राजा। और कैसर साहब से जो है ना आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्टोरी क्या है, हाउ डिड ही बिकम एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और ये इन्होंने कैसे जो है ये अपना सफ़र आगाज़ किया। सर थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर फॉर कमिंग इन। एंड आई नो कि आपका जो है स्केड्यूल, हम यूजुअली जो है ना बनावटी तौर पे कहते हैं कि आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, बट सिंस यू आर अ ट्रेनर और आपकी जो है ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स जो है फोर्थ एंड बैक चलती रहती हैं, सो आज मुझे पता है कि आप जो है वो टाइम निकाल के, और बड़ी लॉन्ग ड्यू था कि आज हमने आपसे मुलाकात करनी थी। देखें, आपसे मुझे खुद मिलने का इतना इश्तियाक था। मेरा स्केड्यूल बिजी होता है, दैट्स वन थिंग, लेकिन साथ एक ख्वाहिश भी होती है। तो यहाँ पे आपसे एक मिलने का इश्तियाक था, बिकॉज आई इन मैनी वेज आई जस्ट वांट टू ब्रिज सोशल गैप्स, सोशल एक्टिविटी। वो जैसे जैसे आपके प्रोग्राम आगे चलेगा, मैं इंट्रोडक्शन में सारा टाइम मैं सकअप नहीं करना चाहता, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि वी क्रिएट दीज सॉर्ट ऑफ ब्रिजेस, ये कन्वर्सेशंस हमारी हों इस तरह की, एंड विल टेक इट जस्ट फर्दर एंड फर्दर। सर जिस तरह मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कहा कि वी हैव सीन यू ऑन सोशल मीडिया, और मैंने जो है ना आपकी जो पहली वीडियो देखी थी तो उसके अंदर यू वर जस्ट सेइंग कि जी मैं कोई जो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। आई हैव दिस, मतलब आई लाइक द थिंग आई लाइक अबाउट योर कंटेंट इज दैट यू हैव अ टेक ऑन थिंग्स, पर आप उसको फाइनल हतमी नतीजे के तौर पे प्रेजेंट नहीं करते। मैं हमेशा अपने आप को, और मैं जब भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर अपने साथियों के साथ बैठता हूँ तो मेरे क्लास फेलोज हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हमने जर्नलिज्म इकट्ठी पढ़ी तो काम कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज टेल देम कि हमारे साथ ये होता है कि हम शोज़ करके हमारी जो लैंग्वेज है वो इस तरह लगती है कि वो हतमी फैसला हम देना शुरू कर देते हैं। फिर हर बंदे की एक छोटी छोटी फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो वो फ़ैन फॉलोइंग उसको उसी तरीके से लेती है। पर आपका कंटेंट जब मैं सुनता हूँ, सो आपकी जो भी राय है वो राय लगती है। सो ये आपने ऑन पर्पस अपने आप को इस तरह ट्रेन किया हुआ है, या अपने आप को बार बार आप वीडियोज़ को देखते हैं अपलोड करने से पहले कि राय लग रही है? आई थिंक अ लॉट इज आउट टू माय फादर, राइट, इज बहुत से मेरी ज़िंदगी की फेवरेट टीचर है, बट ही इज़ ऑलवेज क्लास अबव। तो उनका जो ये तरीक़ाकार है कि लोग, अगर हमने ज़िंदगी में कन्वर्सेशंस क्रिएट करनी है, बिकॉज फिलोसॉफिकली स्पीकिंग जो द आइडिया ऑफ कन्वर्सेशन इज यूनिक टू ह्यूमंस। ये बड़ी नोट करने वाली बात है कि बिलियंस ऑफ स्पीशीज़ में हम इंसान है, जो हम काम कर रहे हैं कि और स्पीशीज़ नहीं करती है। ठीक है, तो फिर अगर हमारे पास ये एक यूनिक स्टेटस मौजूद है, तो व्हाई नॉट ब्यूटिफाई इट फर्दर, कि मैं अपनी राय दूं, आपकी राय का एहतराम करूं, बजाय इसके कि मैं राय इम्पोज करूं, फैसला बना के बताऊं कि नहीं यही है, इसमें और तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इससे फिर हमारे पास ये जो एक यूनिक स्टेटस है, हम बेसिकली उसको हम निगलेक्ट कर देंगे अगर हम उसको फैसला साजी पे आ जाएंगे। वी हैव टू प्रोग्रेस इट फर्दर, और उसी वक्त होगा जब आप लोग, ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो किसी और के हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो आपने शुरू में एक अपने बात कह दी कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना, कि मेरा मोटिवेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्री से इशू क्या है, among many other from the neuroscientific viewpoint and number of things, कि वो क्यों उसमें हमें एहतियात करनी चाहिए।
वन थिंग इज कि अगर मेरे सामने 100 लोग बैठे हैं और मैं अपना फैसला सबको सुना रहा हूँ कि जिंदगी इस तरह से गुजारनी चाहिए, आई डोंट नो कि वो 100 लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो 100 मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हुए हो सकते हैं, तो इट इज़ अनफेयर ऑन देम कि मैं कहूँ कि जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वैसे करना चाहिए। तो आई थिंक बेहतर तरीका गुफ्तगू का ये बात तो जो है मैं आई एग्री, मैं किसी से अभी भी बात कर रहा था, मैं कहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंसेस से आपका एक लेंस, जिस तरह आपने ग्लासेस पहनी है ना, आप अपनी जिंदगी के लेंस से जिंदगी को देखते हैं, बट एवरीवन हैज देयर ओन लेंस, और जरूरी नहीं है कि जो आपने लेंस पहना हुआ है वो फाइनल हतमी लेंस है, उससे बेहतर लेंस भी आपको जिंदगी में मिल सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव है, अगर मैंने बिजनेस किया पार्टनरशिप के अंदर और वो बिजनेस खुदा का साथ चला नहीं, इट डज नॉट मीन कि पार्टनरशिप काम नहीं करती। दैट इज माई एक्सपीरियंस। देखिए, मैं इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी है, उसने खाना खाया, उसको हजम नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कैन वी टेक दैट एविडेंस के सब खाना खाना छोड़ दें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। समथिंग यूनिक टू हिम, उसके कई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसका इम्यून सिस्टम इस तरह का हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, व्हाटएवर। तो हर इंसान की अपनी कहानी होती है। तो ये यू नो फ्रॉम NLP व्यू पॉइंट हम कहते हैं कि हम फेयर ऑफ की कॉपी नहीं करनी चाहिए, जिस तरह आप मॉडलिंग करनी। आपने खाने की बात की, न्यूट्रिशन की, जिस तरह हम कॉफी पीते हैं, सो पाकिस्तान के अंदर या इस कॉन्टिनेंट के अंदर कॉफ़ी को गर्म खुराक से जोड़ा जाता है। और आप अगर वेस्ट के अंदर बात करें तो वेस्ट वाले जो है उनके अंदर गर्म और ठंडा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो दे हैव कॉफ़ी एवरी डे इफ़ इट्स जून और इट्स विंटर्स, सो उनकी एक रूटीन है। सो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मूला जो है वो सब पे उसी तरीके से फिट इन कर जाए। अच्छा, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता नहीं था यहाँ पे गर्म। हाँ, कॉफ़ी जो है ना, दिस इज ये हमारी जो हिकमत है, उसके अंदर जो है ना वो गर्म और ठंडे का कॉन्सेप्ट है कि खाने की तासीर का। नहीं, वो मुझे पता है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली जिस सीजन में अब हम गर्मियों में जब जाएंगे तो कॉफी इज कंसिडर एज के जी अभी कॉफी इज ये नहीं पीनी चाहिए somehow। सो मैंने आपने एक बात की कि इम्पोज नहीं करना चाहिए, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी फौजी इदारे ने आपको बुलाया हो कोई ट्रेनिंग के लिए, तो कुछ ट्रेनिंग नहीं ऐसा हुआ कुछ? नहीं, ऐसा मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ, पर आई एम श्योर कि एक परसेप्शन है। कुछ लोग मुझसे एक साहब एक महफिल में एक यूनिवर्सिटी गैदरिंग थी, तो वहाँ पे मुझे कहते हैं कि आप एजेंसियों के बंदे हैं। मैंने कहा जस्ट एक मिनट रुक के अपने सवाल को अपने जहन में दोहराएं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। अगर मैं एजेंसियों का आदमी हूँ तो मैं आपसे क्या कहूँगा? डिक्टेटरशिप, और आप कहेंगे कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसको मैं इम्पोज करूंगा ना। देखिए, ये जो सवाल ऐसा है ना कि एक मिनट के लिए अगर वो उनके जहन में था, उन किसी ने बता दिया कि ये एजेंसियों का बंदा है, ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हैं एजेंसियों का बंदा है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? हाँ, मैं हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अपने क्वेश्चन को खुद ही तो नहीं, मेरा अभी कोई ऐसा है नहीं। हाँ, मैं पाकिस्तान की जो रियासती इदारे हैं वहाँ पे जाकर मैं ट्रेनिंग देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेट बैंक में ट्रेनिंग देता हूँ, PSPC में ट्रेनिंग होती है, SDPI, जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, अगर आप उसके अंदर ये वाली चीज़ जो आपके अंदर एक मैंने चीज़ नोटिस की है कि आप अपनी राय रखते हैं, अगर यही चीज़ हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सिखा दें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी। वी आर वर्किंग ऑन दैट। हमारी जो सबसे सीनियर ट्रेनिंग पाकिस्तान में जो हुई है एक इदारे की, अब वो प्रिविलेज की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट दैट्स वन ऑफ द एपेक्स इंस्टीट्यूट। और उसके बाद जो जिसे हम कहते हैं ना कि ये सीलिंग ग्रेड ट्रेनिंग है कि इसके ऊपर प्रमोशंस नहीं है, दैट इज द वेरी टॉप एंड। मतलब आप 21st ग्रेड के अंदर आपने हिट कर दिया, सेक्रेटरी बन गए, उसके ऊपर तो लंजी में आप कहीं नहीं जा सकते ना। लेट्स नॉट एक्सप्लोर इट फर्दर। चीजें होती हैं सर, मैं क्या करूं, मैं जितना मर्जी लाइफस्टाइल कर लूं, मैं हूं जर्नलिस्ट, तो मेरी वो जर्नलिज्म जाग जाती है अंदर। नाउ आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो वहां पे जो ट्रेनिंग थी हमारी वो डेलीगेशन स्किल्स की थी, एंड व्हाट वी फाउंड आउट कि इतने बड़े इदारे में इसलिए काम नहीं हो रहा कि द टॉप एंड जो इदारे को रन कर रहे हैं, सीनियर लीडरशिप, दे स्ट्रगल विद डेलीगेटिंग, बिकॉज डेलीगेटिंग इज एन आर्ट। बट आप कॉर्पोरेट के अंदर जो आपकी एंट्री थी ना, हाउ डिड यू रियलाइज कि यू कैन बी अ गुड ट्रेनर और आप जो है ना कुछ चेंज या कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, मैं 2003 में मेरी पहली ट्रेनिंग मैंने देना शुरू की थी, जब मैं एक फैक्ट्री में मुझे एज अ ट्रेनर मेरी तरक्की हुई थी। फिर वो जॉब मेरी गई, फिर मैं दोबारा वो जो आगे मैंने अर्ज किया कि उसमें ट्रक लोडिंग, टैक्सी ड्राइविंग, यू नेम इट, ऑल दोस थिंग्स आई हैव डन। फिर 2009 में मैं दोबारा ट्रेनिंग फील्ड में गया। तो वो छोटे होते थे, शॉर्ट एंड प्रोफेशनल कोर्सेज होते थे, वहां से फिर पोर्टफोलियो ऑडियंस क्या होती थी उनकी, क्या फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर तरह के लोग होते थे। नो एज डिफरेंस, स्टूडेंट से नहीं शुरू किया आपने? बहुत से होते थे, वो रेगुलेटेड कोर्सेज होते थे, बहुत से अनरेगुलेटेड कोर्सेज होते थे। ठीक है। और वो कंपनी पे डिपेंड करता था, कंपनी ने हायर किया कि इस तरह की ऑडियंस है। टियर मैनेजमेंट के लिए है कि उसमें? नहीं, वो तो बड़े बाद में स्टार्ट हुआ ना, जो मैनेजमेंट वगैरह की जो ट्रेनिंग्स है वो तो बड़े बाद में स्टार्ट हुई। ठीक है। वो तो मेरी
जो मेरी 2014 है उसके बाद फिर मेरा, उससे पहले मैं ट्रेनिंग्स देता था लेकिन ऑन एंड ऑफ होता था। ठीक है। यानी कि ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल्स होते थे। फिर 2014 ऑनवर्ड्स जब मेरी कंसल्टेंसी चल रही थी, मेरे यूके में क्लाइंट्स मेरे साथ थे जिनके लिए मैं कंसल्टेशंस देता था, और फिर वही कंसल्टेंसी और कोचिंग और ट्रेनिंग बिजनेस में जो है वो then it extrapolated into mainstream कि वहाँ से फिर जो EU और UK के जो joint business projects होते थे उनके लिए कोचिंग करना। So what was your first topic जो आपने जिस पे ट्रेनिंग दी थी, या your favorite topic जिस पे आप हमेशा बात करने को तैयार होते हैं? अब तो फेवरेट टॉपिक मेरा जो है वो फिलोसफी है, लॉ है, साइंस है, लेकिन कॉर्पोरेट्स में अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू माइंड साइंसेस की बात है, जिसमें NLP है, माइंडफुलनेस है, जिनकी मैं ट्रेनिंग्स में देता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट की हैं, और जो जिसका ताल्लुक इंस्टीट्यूशन से है उसमें भी जहाँ जहाँ साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, या वर्क फ्लो मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इन सब के अंदर सेटल साइकोलॉजी ऑफ वर्क मौजूद होती है। तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। थिंग्स दैट आई अवॉइड, something to do with numbers, basically, जो mathematical है, finances है, और sales of pure psychology है, that's one of my favorites जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन जो for example accounting है, anything to do with numbers, एक चीज हमारी कॉमन होगी कि नंबर हमें अच्छे लगते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, पर नंबर्स को के साथ खेलना जो है, मेरा माइंड ही न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल मतलब कि आप, मैं इन अ नटशेल अगर इस चीज को समझने की कोशिश करूँ तो आपका जो फेवरेट एरिया है वो है लोगों को इंस्पायर करना, मेंटल स्ट्रेस से थोड़ा कम उनके अंदर हो, और उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ाना, और उनको वो रास्ता दिखाना कि वो मैजिकल वर्ड्स क्या है या वो मैजिकल बॉडी लैंग्वेज क्या है जब whenever you going out and meeting people, because I always say one thing, whenever you are speaking, whenever you open up your mouth, you are selling something. Either you are selling an idea, either you are selling yourself. So ये जो लोग कहते हैं ना कि जी मेरा सेल्स का बैकग्राउंड नहीं हो, भाई everyone is a salesman. देखिए, नेगोशिएशंस और सेल्स लिटरली हमारी जिंदगी में इम्प्लाइड हैं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम हर चीज़ में नेगोशिएट करते हैं, हम खुद से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, अपने आप को ये आइडिया सेल कर रहे होते हैं। बल्कि मेरी अपनी एक आइडिया है टू एक्सप्लेन, ये लोग जो कहते हैं कि भाई सेल्स की स्किल इतनी अच्छी नहीं है, आपकी सेल्स की स्किल्स अच्छी नहीं है, लेट्स एंटरटेन दिस आइडिया फॉर अ सेकंड। सो बेसिकली आपसे अच्छा सेल्स पर्सन है ही कोई नहीं, इफ यू फिलोसॉफिकली थिंक अबाउट इट, राइट? क्योंकि आपकी सेल्स की अच्छी स्किल्स नहीं है, आपने ये आइडिया खुद को सेल कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप खुद को ये आइडिया सेल कर सकते हैं, एग्जैक्टली, एंड यू डोंट बिलीव इन दैट, सो इमेजिन करें कि वो प्रोडक्ट्स जिनमें आप बिलीव करते हैं, आप वो दूसरों को कितने अच्छे से सेल कर सकते हैं। समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन एंड यू मैनेज टू सेल दैट टू योर ओन सेल्फ, इससे अच्छी सेल्स की स्किल और क्या है आपकी? तो you're absolutely right, ये हर जगह पे implies है। So what do you think कि मैं just wanted to understand because there are a lot of young people, क्योंकि students हैं या मेरे social media पे जो young लोग follow करते हैं, so हम उनको हमेशा कोशिश करते हैं किसी तरीके से कुछ inspiration देते हैं, और you never know, मैं जैसे आपको पहले कह रहा था कि हम यहाँ बैठे हुए एक शो कर रहे हैं, वी नेवर नो कि जो बंदा ठट्टा या बदीन में नेशनल चैनल का, मुझे जो चाम है वो हमेशा से यही रहता है कि आपको अंदरून कराची में कोई रिमोट एरिया में बंदा बैठा देख रहा है, आपकी कोई बात उसको समझ आ गई तो उसकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। देखिए, ज़िंदगी में हमेशा कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म और फीडबैक में एक ही फ़र्क है, हाउ डू यू टेक इट। आप आए, आपने आके कोई चीज़ मुझे कही, अगर मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा तो मैं वो दैट इज अ फीडबैक। अगर मैंने उसको नेगेटिव सोचा कि यार ये मेरे से जेलस हो गया है, पता नहीं क्या इसको मेरे से मसला है, वो क्रिटिसिज्म है। डिफरेंस कोई नहीं दोनों के अंदर, डिफरेंस लेने वाले के अंदर है, रिसीवर एंड पे, देने वाले के एंड पे नहीं है। हाउ डू यू रिसीव इट? सो जिंदगी इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट। अगर आप सक्सेसफुल हैं और अगर मैं कम सक्सेसफुल हूँ, हाथ मेरी भी दो हैं, आंखें मेरी भी दो हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं, द ओनली डिफरेंस इज माइंडसेट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को एड्रेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर के अंदर एक ही चीज होती है कि जो उसको आउटशाइन करती है, या उसकी एक चीज होती है जो क्वालिटी जो उसको आगे ले जाती है, दैट इज हिज और हर पॉजिटिविटी। That is very very true। और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में अभी आहिस्ता आहिस्ता ये पैराडाइम ये शुरू हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप डिज़ायर की हद तक तो बड़ी चीज़, वो तो हर आदमी में है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके आगे एक टेक्निकल डिटेल होती है, स्किल होती है, स्ट्रेटजी होती है। तो वो अगर हम सीखना शुरू कर दें, और हमारी कंपनी भी सिखाती है, वो अच्छे लोग पाकिस्तान में हैं, आई थिंक
वो फ्यूचर है दैट कैन टेक पीपल टू अ डिफरेंट लेवल। उसमें माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपकी इनर स्ट्रेंथ, योर एबिलिटी टू नेगोशिएट विद अनडिजायर्ड रिजल्ट्स, ये सारे के सारे बड़ा मैटर करते हैं एंड दे जस्ट टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल। अल्टीमेटली जो रवायत पसंदी है, कल्चरल रवायत पसंदी, जो फिर जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, लाइफ स्टाइल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कल्चरल रवायत पसंदी से मेरी मुराद ये है कि जो आप काम आपके दादा जान ने किया, वो आपके वालिद साहब ने किया, वो आगे किया। दिस इज़ अ ह्यूज ड्रॉबैक, एक बहुत बड़ी हर्डल है जिसको ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हर इंसान अपनी वैल्यूज़ लेके पैदा होता है, हर इंसान अपना टैलेंट लेके पैदा होता है एंड एसेंशली अगर हम उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम एक उसको स्ट्रेटजाइज करना शुरू कर देते हैं, इन नो टाइम हम उसको मोनेटाइज भी करना शुरू कर देंगे एंड इन नो टाइम उसकी हम एक लेगेसी भी बना देंगे। सो अल्टीमेटली ये वो लाइन है जो फॉलो करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है। मैं वापस आके आपसे जो जानने की कोशिश करूंगा वही जानने की कोशिश करूंगा कि अगर एवरीवन हैज देयर ओन आइडियाज एंड एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ स्किल, तो ये थोड़ा सा कहीं आप यूथ को रिबेल होने की तरफ तो प्रमोट नहीं कर रहे? आई होप सो। सो हम इस पे व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, स्टे ट्यून्ड। मैं अगर एक कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ, आप नहीं भी पी रहे, पर पैसिव स्मोकिंग भी तो कोई एक कॉन्सेप्ट है। मैं वही कहना था कि तो, लगता है कि हाँ नहीं, मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं 17 साल का था जब मैंने सिगरेट छोड़े, तो वो कहते हैं शुरू कब किए थे? मैं कहता हूँ 17 साल का ही था। 17 साल के। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट। सवाल वही था, क्या ये जो मैं मोटिवेशनल स्पीकर या मतलब मेरे लिए तो मोटिवेशन ही है। सो जो ये कंटेंट है और जो हम ये बात करते हैं कि एवरीवन इज बोर्न विद यूनिक सेट ऑफ स्किल्स। सो मेरे बाप दादा हलवाई हैं और बड़े बेहतरीन हलवाई हैं। अगर हल्दीराम के बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई और अगर वो उसी तरीके से लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड ना करती तो हल्दीराम एज अ ब्रांड डेड हो जाता, जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करता है। इस तरह के मल्टीपल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि मैं लोकल ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाह रहा, पर बहुत सी ऐसी बेकरीज हैं या बहुत सी ऐसी फूड चेन्स हैं जिन जो थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन काम कर रही है और लेगेसी को बड़े बेहतर तरीके से लेके चल रही है। सो जो आपने बात की, अगर एक 16 साल का बच्चा आपको देख रहा है जो ऑलरेडी उसके टेस्टोस्टेरोन्स बन रहे हैं और उसका हार्मोनल चेंज है, वो बड़ा पहले ही बड़ा रेबेलियस है, ऊपर कहीं बैठा है आपकी तरह की यूके में बैठ के पढ़ रहा है वो आपकी बात सुन के इंस्पायर हो गया, तो उसने कहना अब्बा जी मैं तो नहीं आ रहा ताड़े बिजनेस, आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर। सो रेबेल नहीं हो जाएगा वो? देखिए, लिंग्विस्टिक्स की ब्यूटी ये है कि आप किसी भी सिचुएशन को किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने साफी वाला काम किया और मैंने अब ये कहें कि वो रिबेल हो गया है और ये कहें ये दैट इज टेरिफाइंग सिनेरियो, वाकई ये नहीं कि एज अ पेरेंट कोई भी सोचे बड़ी बुरी बात है। वर्सेस हम ये कह सकते हैं कि किसी का बेटा ये कह देगा कि अब्बाजान अब जो इल्म आपने मुझे ट्रांसफर किया है, मैं जो इस दुनिया का इल्म है उसके साथ इन्फ्यूज करके मैं आपके बिजनेस को डिफरेंट डायमेंशन में बड़े दूर लेके जा रहा हूँ, तो बात तो वही होगी, लेकिन हम इसे बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोग जहाँ तक जो एक रिबेलियस सोच का ताल्लुक है, देखिए जब तक आप स्टेटस को चैलेंज नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ते। दिस इज वेरी मच, इसका हमारे पास रिलीजियस एविडेंस मौजूद है, हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है कि रिलीजन में भी यही बताया जाता है कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, कोर प्रिंसिपल्स पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं बट यू मूव फॉरवर्ड। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको पानी की तरह होना चाहिए। जैसे पानी आप जिस मर्जी शेप के बर्तन में डाल दें वो शेप चेंज हो जाती है, लेकिन पानी पानी रहता है, पानी रहता है। वो उसको अपनी वो टैलेंट है, वो हंगर है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होना चाहिए कि आप जिस माहौल में जाएं वैसे ही रच बस जाएं, आपकी कोर वैल्यूज भी वो होना चाहिए। तो पर आई थिंक ये जो एंटरप्रेन्योर की ये बहुत बड़ी स्किल है कि उसके अंदर जो है ना अडेप्टेशन होती है, पॉजिटिव अडेप्टेशन होती है उसके। एब्सोल्युटली। देखें, आप हम इस माहौल में बैठे हुए हैं, बड़ा एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव एक माहौल नजर आ रहा है जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है एंड एवरीथिंग एल्स इज अमेजिंग पीपल अराउंड अस। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस तरह से नया तो नहीं है, चाय खाने पाकिस्तान में जगह जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या फर्क है इनमें और उनमें? क्योंकि वो एक
देयर इज नो रिबेलियस थॉट कि इसको हम किस तरह से वक्त के साथ अपडेट कर सकते हैं। क्रिस्पीनेस नहीं आई, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं आई, उन्हें दे डोंट अंडरस्टैंड कि बिजनेस अब चाहता है, कस्टमर केयर चाहता है, कस्टमर सर्विस की डिमांड करता है। और ये इस तरह की इनोवेशंस जो हैं वो तो हमारे डीएनए में है। सिर्फ आप चावल को लेके देख लें कि उससे हमने कितनी डिशेस बनाई। सो मैं आपकी जो बड़ी एक अच्छी बात है, जो मैं इससे जो मुझे लग कुछ और रहा था पर आपने बड़ा पॉजिटिवली मुझे समझाने की कोशिश की है। सो आप यूथ को ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई इंस्पिरेशनल आइडियाज हैं और आपकी एक इनहेरिटेंस बिजनेस है, आप अपने आइडियाज को, अपनी नॉलेज को, अपनी मॉडर्न नॉलेज को इन्फ्यूज करें अपनी इनहेरिटेड बिजनेस के अंदर और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं एंड सिट डाउन विद योर चाचा, ताया, विद योर फादर, विद योर एल्डर ब्रदर एंड टेल देम दैट अब दुनिया ये मांग रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब पहले एक डिजिटलाइजेशन का दौर आया, सो पीपल यूज्ड दे वर लिटिल स्केप्टिकल और वो कहते थे कि यार सोशल मीडिया पेज बनाना, व्हाट इज दिस, वहां पर बैठ के। सो देन पीपल मेड देम अंडरस्टैंड कि अब जो करंटली बिजनेस इस तरह है कि अगर उसका सोशल मीडिया अपीयरेंस नहीं है या उसका पेज नहीं है, उसका कोई सोशल हैंडल नहीं है, सो यूजुअली लोग नए ब्रांड के बारे में सुनते हैं तो दे गो ऑन सोशल मीडिया, उसके रिव्यूज पढ़ते हैं या उसकी पोस्ट देख लेते हैं। सो इट्स ए मस्ट टू हैव समथिंग, वेबसाइट या ई कॉमर्स जरूरी है। सो पर लोगों ने ई कॉमर्स, पिछली जनरेशन को बिजनेस तो चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये कॉफी प्लेनेट जैसी कॉफी हाउसेस बहुत सारे पहले भी चल रहे थे, पर इसको इन्फ्यूज किया ई कॉमर्स से। सो यू सेइंग कि जो न्यू आइडियाज हैं आपको बैठना चाहिए और उनको बॉट ऑन करना चाहिए और अपने नए आइडियाज को इन्फ्यूज करें अपने पुराने बिजनेस के अंदर। एब्सोल्युटली। देखिए उसके बगैर दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती ना। रिबेल होने से ये बड़ी बात थी, वो नहीं थी कि छड़ के कुछ और कर लो। नहीं देखिए, मैं उसके बारे में बुरा नहीं समझता। अगर आप समझते हैं कि आपके एक खानदानी बिजनेस आपका चल रहा है और आप समझते हैं कि आपकी अपनी स्किल उसके साथ मिसमैच है, आप उसके साथ किसी और डायमेंशन में आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेक्निकल स्किल है, जैसे कहा कि वो हलवाई हैं, अब बच्चा जो है वो ज्यादा न्यूमेरिकल माइंड का निकल आया है, तो वो थ्रू नंबर्स, थ्रू अकाउंटिंग स्किल अपने उस बिजनेस को कहीं और लेके जा सकता है, बेहतर तरीके से फाइनेंस को मैनेज कर सकता है। तो रिबेल होने का मतलब ये है कि आप जो लेके पैदा हुए हैं आप उस पर अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड इन करें। ये नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी फैमिली एक ही काम करे और फिर आप स्किल कैसे आउटसोर्स करेंगे। एंड आई थिंक एट टाइम्स ये भी होता है कि जो बिजनेस है वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को हिट कर चुका होता है, उसके अंदर आप जितनी मर्जी और जिद्दत ले आए तो इन नंबर्स आप बहुत कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकते। देखिए आप अभी जो आगे हम बात कर रहे थे कि अगर हम नए आइडियाज को इन्फ्यूज ना करें, हमारे पास दुनिया की बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। 3-4 एग्जांपल्स बार बार कोट होती हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं भी उनको कोट कर देता हूँ। ये ब्लॉकबस्टर एक नई आइडिया को इन्फ्यूज नहीं कर सका ना, कि नेटफ्लिक्स वाले उनके पास गए थे कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमारा स्केल छोटा है, आप ऐसा करें कि आप हमें खरीद लें, हम जो ऑनलाइन साइड है हम देख लेते हैं, ट्रेडिशनल आप देखें। तो उन्होंने हंसते हुए मीटिंग रूम से निकाल दिया था कि क्या आप कौन सी बातें कर रहे हो, कौन सी स्ट्रीमिंग, क्या ये तो यहाँ पे लोग आते हैं किराए पे, फिजिकल प्रोडक्ट हमारा लेके जाते हैं, DVD या CD की सूरत में वापस देते हैं, ये बिजनेस है। उसके बाद क्या हुआ, ब्लॉकबस्टर खत्म हो गया। नेटफ्लिक्स जो है नियर इनफ $200 बिलियन की वो उसको हिट कर रहा है। नोकिया मेड द सेम मिस्टेक, कोडैक मेड द सेम मिस्टेक कि उन्होंने वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं किया, नई टेक्नोलॉजी के साथ एग्जिस्टिंग जो उनका नॉलेज था उसको इन्फ्यूज नहीं किया, वो इररेलेवेंट रह गए। क्योंकि वक्त हमेशा आगे जाता है, आपको दुनिया से पीछे रहने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप मुंह दूसरी तरफ करके चल पड़े, आप सिर्फ रुक जाएं तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज मूविंग अराउंड यू। अब रिलीजियस भी तो हम ये देखते हैं कि वल असर, ये गुजरते हुए जमाने की कसम है, ये जमाना गुजर रहा है। जो आदमी आगे नहीं बढ़ता वो बाय डिफॉल्ट वो जो एक डेट्रीमेंटल पोजीशन अस्यूम करता है, नुकसान की पोजीशन, स्टैटिक जब हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। तो ये किस तरह से हो सकता है फिलोसॉफिकली स्पीकिंग कि एक डायनामिक एनवायरनमेंट में स्टैटिक आप किस तरह से रह सकते हैं? आई थिंक मैं हमेशा मुझे लगता है कि इंसान स्टैटिक आफ्टर जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो स्टैटिक तभी आप हो सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो आपकी लर्निंग हमेशा चलती रहती है ना। और आप कुछ ना कुछ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ना भी छोड़ दूं, मैं कुछ भी छोड़ दूं, अगर मैं लोगों से मिल रहा हूं और उनके नए आइडियाज मेरे पास मैं सुन रहा हूं, तो मैं कुछ ना कुछ मेरी लर्निंग चल रही है, मैं स्टैटिक नहीं हो रहा। और वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो एवरेज होता है अपने 5 या 4 जिन लोगों के साथ वो इंटरैक्ट करता है। सो कुछ ना कुछ आप इन्फ्लुएंस लेते हैं ना चाहते हुए भी। बेशक आप इन्फ्लुएंस, अगर आप आपकी टीम है, आप इन्फ्लुएंस करने वाली पोजीशन में हैं, बट क्योंकि आप अपने ऑफिस के अंदर उस टीम से डेली इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ 8-10 घंटे डेली गुजारते हैं, दे इवन हैव सम इफेक्ट ऑन यू। बेशक वो फुटप्रिंट ना आपके ऊपर छोड़ के जा सकें, बट दे हैव सम इम्पैक्ट एंड सम इफेक्ट ऑन यू। कॉमन एनवायरनमेंट जो शेयर कर रहे हैं आपकी। ऑल्दो ये मैं
फॉर द रिकॉर्ड मैं कहना चाहूंगा, ये जिम रोहन की बात के 5 लोगों की एवरेज होते हैं। अब I don't fully agree with it, but I think मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसमें फुली एग्री तो मैं भी नहीं करता, बट क्योंकि देखिए सोबत तो दीन में भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा सोबत का असर होता है इंसान पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे भी लोग होते हैं कि एक जगह पे 5 लोग हैं, वो कोई सब्सटेंशियल अब्यूज करते हैं, उनमें से एक बंदा होता है नहीं करता, बट फिर भी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। मैं अगर एक कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ, आप नहीं भी पी रहे, पर पैसिव स्मोकिंग भी तो कोई एक कॉन्सेप्ट है, वो तो बहुत बुरी है। हाँ, वो आप इजाजत दें तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाकया भी सुना सकता हूँ इस मामले में। सुना दे सर। मैं सिगरेट नहीं पीता, ठीक है, छोड़ दिए, शुरू किए, मैंने छोड़ दिए। मैं भी कहना था कि लगता है कि हाँ नहीं, मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं 17 साल का था जब मैंने सिगरेट छोड़े, तो वो कहते हैं शुरू कब किए थे, मैं कहता हूँ 17 साल का ही था। 17 साल के। खैर, तो मेरे आगे पीछे जितने वो दोस्त मेरे थे वो सिगरेट पीते थे, ठीक है। तो मैंने एक दिन अपना वो फलसफा लेके मैं उनके पास गया। मैंने कहा यार बात ये है कि देखो ये ज्यादती है मेरे साथ कि मैं तो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग है उसके तहत तो मैं पी रहा हूँ, तो ये ज्यादती है। तो मैं ऐसा करो कम से कम कि जब मैं सामने हूँ तो सिगरेट ना पिया करो। लेट्स ओपन एयर में पियो। एग्जैक्टली। तो मैं क्यों तुम जो है वो सिगरेट पी रहे हो और साथ मैं भी पी रहा हूँ, तो ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम मेरे साथ ज्यादती है। तो मैं से एक कहने लगा कि असल में ज्यादती तुम्हारे साथ नहीं, ज्यादती हमारे साथ है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि हम सिगरेटों के पैसे देते हैं, तुम फ्री में पी जाते हो, हमें पैसे दिया करो इसके। तो मैंने वो फिलॉसफी अपनी इकट्ठी की, बिखरे हुए पीस उसके, जिस तरह से उसने तोड़ी। थैंक यू सो मच। आपने कभी मैं आपको ना 3-4 शादी, ये फोटोग्राफर्स है ना जो बड़े बड़े शादियों वाले, मैं आपको उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स देता हूँ, आप देखिएगा, आप वो वहां पर सब बच्चियां जो है वो कंजर्वेटिव फैमिली की शादियों के अंदर भी वो बच्चे नाच रहे हैं। मेरी जो मेहनत है वो ये एविडेंस आप दे रहे हैं कि वो क्यों होनी चाहिए। ये 40 साल पहले जो फर्क बताऊं क्या है? हाँ जी, माजरत के साथ जी, एक रक्स को, फॉर्म ऑफ डांस को आपने एक और नाम दे दिया, और एक की पोजीशनिंग आपने की मेहंदी डांस की तरह। श्योर। तो उसकी पोजीशनिंग ऐसी थी, एग्जैक्टली वही लोगों ने कहा ठीक है, बच्चे नाच रहे, मेहंदी है ये, बच्चे अपने प्राइवेट नाचे, किसको इशू है? मैं यही अर्ज करने लगा था कि 40 साल पहले भी ये होता था, लेकिन 40 साल पहले इस तरह से नहीं होता था। लेकिन जब आगे आपने एक बात कही कि लिबरल्स ओवर पर 2% होंगे, लेट्स एग्री विद इट कि 2% होंगे, नीश है, ठीक है, नीश है। जब वो 2% बाकी 98% की क्वाइट सोशल इंजीनियरिंग करेगी, तो उसके बाद फिर हमें ये इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जो दिखाया जा रहा है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। और यही वो एविडेंस है मैं जिसके खिलाफ हूँ कि देखें आप 98% की प्रैक्टिसेस को दिखाएं, और ये सिर्फ इस्लामिक इशू नहीं है, ये मेरे हिंदू पाकिस्तानियों का इशू है, ये मेरे क्रिश्चियन पाकिस्तानियों का इशू है। तो वो 97% जो आबादी है, ये उसकी कमजोरी है कि वो 2% इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी जो जूइश हैं वो पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग करते हैं। मतलब वो थोड़ा मतलब कोशिश तो करते हैं ना इंजीनियरिंग करने की, किसी तरह कंट्रोल करने की, किसी भी तरीके से। ओके, मैं इस चीज को आई थिंक हम बड़े जल्दी जाके हम एकदम से ना वो, और यू हैव राइट टू से दैट एब्सोल्युटली, बट आई थिंक मैं एक से भी बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हमें को ये, टू मी दिस इज this is borderline hate crime कि अगर I just say coming to Pakistan, अगर वो 2% है, 4% है, वो नीश है लिबरलिज्म, हमें पहले तो बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए पीसफुली कि व्हाट इज लिबरलिज्म। उन जो लिबरलिज्म के फ्लैग बेरर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में बिठा के एक डेफिनेशन तो होनी चाहिए। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? I'm just saying because the only problem is कि जो लिबरल्स हैं उनको भी अपने कॉन्सेप्ट का नहीं पता, उनको ये पता ही नहीं है कि वो कब लिबरल क्लास में पोजीशन कर दिए जाते हैं, प्लेस कर दिए जाते हैं, और कंजर्वेटिव अगर अब मैं अपने कपड़े चेंज कर लूंगा ना जी सर, तो मैं कंजर्वेटिव हो जाऊंगा। कथाकलामी की माजरत, मैंने बहुत दफा पाकिस्तानी लिबरल से पूछा है कि आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, इसमें फर्क क्या है? हम लिबरलिज्म के खिलाफ नहीं है, इनफैक्ट जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है मैं तो उसके अपने हक में हूँ। पाकिस्तान नियो लिबरल कंट्री है इकोनॉमी के हवाले से, बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से यहाँ पे क्या, और मैं 100% कैपिटलिज्म के मैं उसकी एक डार्क साइड उस तरह नहीं जानी चाहिए। मैं समझता हूँ स्टेट का कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो प्रो लिबरल इकोनॉमी है वो सोशल जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है उससे बहुत बेहतर होती है। लेकिन हमारा मजमूई तौर पे अगर लिबरलिज्म इस जगह पे हो गया है, रुक गया है कि देखो
मेरी मर्जी है मैं जो मर्जी कपड़े पहनूं, लेकिन जो तुमने कपड़े पहने हुए नहीं तुम्हारी जहालत का सबूत है। I don't understand what type of liberalism that is। और वो मुझे लिबरल नहीं लग रहा, वो एक्सट्रीमिस्ट आदमी है। चादर और चार दीवारी गली सड़ी लाश को मुबारक, ये कौन सा लिबरलिज्म है? और देखिए हम शुरू में जो बात कर रहे थे ना, जो मैंने आपकी शुरू में इंट्रोडक्शन के बाद जो एक चीज तारीफ की आपके कंटेंट की, वो ये था कि आपकी एक राय है, ऑफ कोर्स वो इम्पोज नहीं, वो प्रॉब्लम हमारे एज अ सोसाइटी, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है कि हम वी आर एंटाइटल्ड and obsessed with our opinions and we want, हमारा एक लेंस है, हम उसी लेंस से दुनिया को देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं जो हमारे साथ वाले हैं वो भी वही लेंस पहन के दुनिया को देखें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें वो टॉलरेंस वाली जो बात है ना, हमें वो टॉलरेंस अपने अंदर डेवलप करनी है और हमें जो दूसरे लेंस वाले लोग हैं उनको कहना है कि आप अपनी जिंदगी इस तरह और मैं आपको एक बात मैं इस पे मैं एक चीज मैं ऐड कर दूं कि मेरा एक दिन मैं काम करते हुए घर में लैपटॉप पे कुछ डॉक्यूमेंट कुछ कर रहा था, तो वो एक ड्रामा बैकग्राउंड में चल रहा था जहाँ पे वो एक देवर भाभी हैं, वो आपस में वो गले मिल रहे हैं और सो, एंड आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल कि उसको अगर आप गलत दिखा रहे हैं तो आप दिखा दें, लेकिन आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मैंने उस पर एक छोटा सा रिव्यू दिया कि देखें ये दिस इज नाउ गोइंग टू फार, तो उस पर दैट जस्ट एक्सप्लोडेड। वो वीडियो जो है उसकी व्यूइंग चली गई मिलियंस में और लोगों ने मुझे इतने क्लिप्स भेजने शुरू किए कि कैसर साहब इस पे भी बात करें, इस पे भी। दैट इज द इंडिकेशन कि लोग इस सिस्टम से जो हमारा मीडिया हमारा ड्रामा दिखा रहा है वो उसको एंटरटेनमेंट की हद तक तो इस वजह से देखेंगे कि जो दिखाया जा रहा है वही देखेंगे ना। नहीं, और ये खाली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये लेकिन लोग कल्टीवेशन नहीं है, एब्सोल्यूट कल्टीवेशन है। तो मैं तो ड्रामे नहीं देखता, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, तो मैंने उसके बाद फिर 5-7 जो क्लिप्स बनाए लोगों ने मुझे भेजे कि इस पे बात करें, और अभी भी इतने आते हैं। आप बिल्कुल, तो ये एविडेंस है इस चीज का कि people don't agree with it। आइडेंटिफाई किया है कि देखें वी ऑल आर मीडिया ड्रिवन। हमारी सोसाइटी, शायद हम मैं और आप ना हो क्योंकि हम फॉर्चुनेटली मीडिया पे बैठ के बातें करते हैं, हमारी अपनी ओपिनियन है, बट वो वाली बात के 4 लोगों का, आपके जो दोस्त हैं वो सोबत का असर होता है। तो आप ये मीडिया ड्रिवन हम हैं, और जो ये पैमरा या सेंसर बोर्ड है ये उनका काम है कि इसके ऊपर पैरामीटर्स बनाएं और ये प्रोडक्शन हाउस को वो मेमो दें कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। Exactly। आप देखिए आमिर बास ने, अब तो आपने कोई रिश्ता छोड़ा ही नहीं। अगर आप ये लिबरलिज्म है, ये लिबरलिज्म नहीं है, दिस इज नॉट लिबरलिज्म। आपने कोई रिश्ता नहीं छोड़ा कि आप हर रिश्ते को गंदा करके दिखा देते हैं कि कोई भी रिश्ता किसी के साथ जोड़ सकता है। मुस्तफा, मैं आपको एक बड़ी दुख की बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये जो कुछ मेरे वीडियो रिव्यू से कुछ और पाकिस्तान के लोगों ने मेहनत की, तो ये बात स्टेट लेवल तक चली गई कि दिस इज नाउ गोइंग टू फार। तो पैमरा ने उस पर रिएक्ट किया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि ड्रामों में हगिंग, कैरेसिंग और इस तरह के जो सीन्स हैं ये अब नहीं होंगे, खत्म। हमारा एक लिबरल खवातीन का एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, अगेन पता नहीं कि आपके प्रोग्राम में उनका नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते, चलें बगैर नाम लिए बात करते हैं। वो सब मजाक बना रहे थे इसका, और उसमें से एक खातून थी, बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने हंस के कहा कि आप शायद इस नोटिफिकेशन को कुछ ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। बेसिकली वो ये कह रही थी कि हम जूते की नोक पे रखते हैं पाकिस्तान के कवानीन को, बिल्कुल, बिकॉज़ वी हैव मनी, और वो जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन की हद तक ही रहा। नहीं, बिल्कुल एक उसकी वजह ये है कि जिन्होंने वो नोटिफिकेशन निकाला भी है ना, उन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन, यहाँ पर बहुत सरकारी नोटिफिकेशन निकलते हैं और वो अपने डिपार्टमेंट के ऊपर से गोंगलों से मिट्टी झाड़ते हैं। बिल्कुल, व्हेन यू आर डूइंग थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। तो जब चीजें जो है वो ठीक नहीं होती। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक लाइटर नोट के ऊपर दिस और दैट का सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है। सो डू यू लाइक विंटर्स और समर्स? सर्दियाँ, देयर इज समथिंग वेरी डीप अबाउट विंटर। गर्मियों में तो मत मची होती है। गर्मियों में एक कमरे में एसी चलता है, सारा खानदान एक ही कमरे के अंदर होता है। Welcome back from the break. We're still in conversation with our amazing guest और अब हैवी भरकम, वो कहते हैं ना भारी भरकम बातें बहुत हो गई यहाँ पे। एक लाइट नोट के ऊपर एक सेगमेंट है दिस और दैट आपका फेवरेट, उसमें हम जानने की कोशिश, यहाँ स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। मतलब कि यू आर नॉट सेइंग कि आप लिबरल हैं, कंजर्वेटिव हैं, जस्ट कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। सो टी और कॉफी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? Like coffee. You like coffee? Yeah. So ये मैंने इनको समझाया नहीं है क्योंकि मैं इनको समझाने वाली पोजीशन के अंदर नहीं हूँ। टी हो तो फिर गुड़ वाली,
टी हो तो गुड़ वाली। हाँ वो तो सबका प्यार है ना चाय के लिए। वो तो है, जब दिल करे को अच्छे बिस्किट या गुड़ वाली चाय जरा यशी करने का। हाँ जी, तो वो सो आर यू मोर फाउंड ऑफ ऑन स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? I don't understand Snapchat, so Instagram. You don't understand Snapchat? No, I don't. Sir, I will make you understand Snapchat. If you can, I'll be grateful. Private. मैं जो मर्जी आपको भेजूँ, आपको तो मैं क्यों स्नैपचैट पर कुछ भेजूंगा, मतलब अगर मैं जो मर्जी भेज रहा हूँ Sure. तो वो प्राइवेट ही रहेगा, उसकी स्क्रीनशॉट नहीं होगी, उसकी एक एक्सपायरी डेट है, वो पिक्चर या वीडियो जो है ना खुद ब खुद ही वाइप ऑफ हो जाएगी। और अगर आप उसको सेव करने की या स्क्रीनशॉट लेने की जिस कोशिश करेंगे तो मेरे पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपने मेरी फ्लैं पिक्चर की स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखी है। Okay. That's all new to me, so yeah. So बेसिकली जो स्नैपचैट बनाई गई थी, अब तो पाकिस्तान के अंदर स्नैपचैट जो है ना सेम चीज फेसबुक, सेम चीज इंस्टाग्राम, सेम चीज स्नैपचैट डालते हैं, ये कोई हदीस नहीं है, हर प्लेटफॉर्म अलग अलग है। स्नैपचैट इनिशियली जो उनके फाउंडर थे वो उन्होंने बनाई ये सोच के थी कि इस पे न्यूड कंटेंट जो है वो एक दूसरे शेयर किया जा सके। सो ये सोच के वो प्लेटफॉर्म उन्होंने ये डेवलप किया। चलिए आप मुझे एजुकेट कर सकते हैं उस पर। मूविंग ऑन, सो डू यू लाइक विंटर्स और समर्स? विंटर्स। सो आपको कोट शोट लॉन्ग कोट और वो लेयरिंग का शौक है? वेल सर्दियाँ, देयर इज समथिंग वेरी डीप अबाउट विंटर। वो जो रातें हैं, गर्मियों में तो होश ही नहीं आता बंदे को क्या करें। सर्दियों में यू नो आप अगर बर्फबारी वगैरह हो रही है तो खिड़की के पास बैठ के चाय की प्याली पीना एंड सोचना, दैट इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस। गर्मियों में तो ये जा रहे हैं कि गर्मियों में एक कमरे में एसी चलता है, सारा खानदान एक ही कमरे के अंदर होता है। सर्दियों में एटलीस्ट आप अपनी स्पेस के अंदर जो है वो रह सकते हो और आप किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उसकी। ट्रू। सो व्हाट डू यू लाइक, लव मैरिज और अरेंज? पहले सवाल ये है कि डू यू इवन बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? अगर यस तो किस को आप पसंद करते हैं? ये अगर आप मुझे इजाजत ये दे दें कि मैं आपके दोनों सवालों से डिपार्ट करके अपनी राय दे दूं उस पे। देखिए ये एक लिंग्विस्टिक मोनोपोली है, लव और अरेंज। आई डोंट थिंक देयर इज वी हैव टू डिवाइड देम इन लाइक दैट, क्योंकि एसेंशियली हर मैरिज ये अरेंज्ड होती है। जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए लव और फोर्स्ड में। फोर्स्ड मैरिजेस को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता, मेरा रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं करता। अरेंज मैरिजेस आर द बेस्ट वंस अगर उसमें दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, दूल्हा और दुल्हन, उनकी फैमिलीज भी हैं। तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, स्टैट्स के जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि दे आर लास्टिंग एंड दे आर फार बेटर। लव मैरिजेस जो प्योर लव मैरिजेस होती है, आपने रिप्लेस किया लव मैरिज को, आपने कहा जी हर मैरिज ही अरेंज मैरिज होती है, अल्टीमेटली वो प्यार हो जाता है। ना अगर आप लव मैरिज भी करते हैं तो अरेंजमेंट तो उसी करते हैं ना। हाँ। तो हमने अरेंज मैरिज बेसिकली जो फोर्स्ड मैरिज है उसका नाम हमने अरेंज मैरिज रखा है। सर हमने हमारा मतलब ये था कि लव मैरिज होती है दो लोग डिसाइड करें, अरेंज मैरिज होती है जो दो खानदान डिसाइड करते हैं। एंड देयर इज नो फिलोसॉफिकल रीजन कि ऐसा होना चाहिए, जबकि ये हो सकता है कि दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और खानदान उनको सपोर्ट करे और उनकी शादी हो जाए, व्हिच इज द बेस्ट वे। वो लव मैरिज है। सो यू बिलीव इन अरेंज, मतलब कि यू बिलीव, व्हिच इंस्टीट्यूशन डू यू बिलीव? I believe I'm more arranged, but both parties they are essential कि उनकी आपस में agreement होना चाहिए। सर देसी फूड और फास्ट फूड? देसी। So एक ऐसा चीज जो आप एवरीडे मतलब कि वो आपके सामने आ जाए तो आप चूं चा सोचे बगैर आप कहेंगे यस लेट्स हैव इट। हलीम, कड़ी। अच्छा, कड़ी विद वाइट राइस और रोटी? नहीं रोटी। तवे की रोटी, उल्टे तवे की, बड़ी फुल्का? तंदूर की मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आई नेवर ट्राइड कड़ी विद तंदूर की रोटी। नहीं तंदूर जो ये शहरी तंदूर है, जो गांव वाला तंदूर है वो से तो खा भी नहीं सकते यार। नहीं वो मैं पेंडू आदमी मुझसे पूछे ना। अच्छा। तो शहरी तंदूर जो है आप अगर इसकी रोटी अगर आप खाते हैं ना, जो खमीरी रोटी उसके साथ, दैट कुड गिव वेरी। मैंने कभी आई नेवर ट्राइड, बट ये एक अच्छा। आप मुझे स्नैपचैट दिखा दें, मैं आपको कड़ी खाना सिखा देता हूँ। सर गुड हो गया, मुझे बिल्कुल इन्होंने बर्गर बना दिया पर मैं जो नहीं हूँ। मूविंग ऑन, पार्टीज और बुक रीडिंग। मतलब पार्टीज से मुराद मेरी डिस्को नहीं है। श्योर। पार्टी इज लाइक हम दोनों का गेट टुगेदर हो, जीटी, हम 4-5 दोस्त मिल बैठे, वी हैव कॉफी एंड स्नैक्स, सो इट्स अ पार्टी। इट डिपेंड्स रियली। आई मीन बुक रीडिंग के मैं बहुत ज़्यादा इतने हक में नहीं हूँ कि आप बुक वो बैठ जाए और आपका रियल एक्सपीरियंस खत्म हो जाए। ठीक है। पार्टीज जो होती है वो ह्यूमन इंटरेक्शन पैदा करती हैं, आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस में इजाफा करती हैं, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है। सो इट्स अ नाइस ब्लेंड। आई डोंट थिंक आई कैन चूज वन ओवर द अदर। सो कभी आप जब फैमिली पार्टीज पे जाते हैं, फैमिली डिनर्स, लंचेस या गजेटेड हॉलीडेज या ईद शबरात पे,
तो लोग वहाँ पर आपको बैठ तो नहीं जाते आपसे एडवाइस लेने की नहीं है कि अम्मा एक बुढ़ी अम्मा भाई इन्हों समझा इन्हों कुछ समझ नहीं आनी कैसे that happens. लेकिन मैं प्राइवेट पार्टीज में मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा यानी कि देहाती माहौल है, गांव का माहौल है, तो आई वांट टू लर्न देयर पर्सपेक्टिव. ठीक है. तो बजाय उसके कि मैं हर जगह पे अपना फलसफा झाड़ना शुरू कर दूं, लेकिन जैसे मेरी बात सुननी होती है मुझसे पूछ लेगा. You speak less and then you let other people talk ताकि आपको आप enlightened हो सके, आपकी learning जो है वो चलती रहे. और फिर वही बातें आप अपने तरह से स्पिन करके कहेंगे देखो ये आपको कल की बातें मैं बता रहा हूँ. So Netflix और सिनेमा, what do you prefer? Netflix. अच्छा, मतलब you don't like to go out in experience और सिनेमा में? I do, but Netflix offers decentralization. आपका अपना टाइम, आपकी अपनी स्पेस. Cinema is amazing experience. I've spent a lot of time in cinemas in my life. There was a time. अब जो उलमा हजरात मुझे अपने बुला रहे हैं, शायद वो कैंसिल कर दिए सुन के, लेकिन there was a time when I did that a lot. But I think Netflix is far better because of the what is available. Lastly आपने क्या देखा है? अभी मैं देख रहा हूँ उस पे मैनिफेस्ट. 3-4 सीजन का वो है, but it's something which is very close to my heart. So Western clothes or traditional clothes? What do you like? Traditional. Oh, love them. Anytime, any day. Shalwar kameez is I'm very very comfortable. Online shopping or store? Online. So आपको फैब्रिक फील करके या फिट नहीं, मतलब आप ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं? वो बुरा नहीं है, but again it's decentralization, isn't it? जब आपको मर्जी है आप ऑनलाइन जाएं. So मैंने कुछ आपको परसेंटेज डाले, you more into self sustainable और independence और dependency को आप चाहते हैं कि कम से कम हो आप. Absolutely, बिल्कुल आपने ठीक जाना. मतलब कि ऑनलाइन आप ऐसा खरीदते हैं कि आपको लगता है कि वो जाना, गाड़ी निकालो, जाओ, डिपेंडेंसी है, फ्रीडम है. सर नेटफ्लिक्स वाला जवाब से मुझे ये लगा कि यू जस्ट वांट फ्रीडम और आपको पूरी दुनिया के साथ वो एकदम से जोड़ देती है. देखिए पूरी दुनिया जा ही एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है ना. जितने भी हमारे मैनेजमेंट के बिजनेस मॉडल जितने हैं, आई एम वेरी सॉरी अगेन, आई एम सीरियस हो गया. देखिए आपको बुलाने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आ जाए हमें. श्योर, वो डिसेंट्रलाइजेशन हर तरफ चली गई है. यू डोंट हैव टू गो टू रेस्टोरेंट्स एनीमोर. खाना आपके घर आ जाता है विद नंबर ऑफ ऐप्स. पूरी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, 2-3 बहुत अच्छी हैं. सो व्हाट डू यू लाइक, वॉइस नोट्स और चैट? टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप. वॉइस नोट्स. आई एम डन. ये हर बड़े आदमी, बिजी आदमी का वो काम. आप लोगों की वजह से मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर करना होता है. फास्ट फॉरवर्ड. जी वो आप लोगों की वजह से जाती है. मतलब भाई मैं हेलो आप जी ठीक है. लेकिन मैं ये कोशिश जरूर करता हूँ कि 1-2 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हो तो मुझे ठीक है वो 2 मिनट से ज्यादा लग जाए. तो व्हाट डू यू प्रेफर, बिरयानी और पुलाव? बिकॉज़ ये देसी हार्डकोर. बिरयानी. सो आई एम वेरी सॉरी, वी आर इन लाहौर बट आई एम प्रो कराची इन दिस रिगार्ड. अच्छा, तो वो सिंधी टाइप मसाले तय वाली बिरयानी, आलू हो उसके अंदर, ना आलू ना भी हो, आलू तो जान है. नहीं, वो बिरयानी की इतनी वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस हैं. ये जो आप सिंधी की बात कर रहे हैं बिरयानी की, और उसके अलावा इट्स अ ह्यूज रेंज. सो मूविंग ऑन, व्हाट डू यू लाइक, मैंगोज और वाटरमेलन? मैंगोज और वाटरमेलन. बताएं बिना, मैंगोज वर्सेस एनीथिंग, ऑलवेज मैंगोज. यू मैंगोज टॉप रेटेड. अच्छा सर, ये कोई मिथ है कि इसके बाद कच्ची लस्सी पीनी होती है कि ये एमी को चली आ रही है गाड़ी के आगे काली गाड़ी, मजा बड़ा बिल्ली रिकॉर्ड कर रही है. पर इसका कोई कांसेप्ट है कि आप मैंगो लवर हैं? नॉट श्योर कि साइंटिफिकली कोई ऐसी बात होगी, बट अगर होगी तो आई बी वेरी मच इंटरेस्टेड. लेकिन मुझे इतना पता है मजा आता है. वैसे मैंगोज के बारे में ये कहता हूँ कि मेरा अपना ये ख्याल है कि जब अल्लाह ताला ने ये देखा कि इस दुनिया में इंसान पे इतनी मुश्किलें आएंगी तो मैंगो बनाया, तो अल्लाह ने कहा कि इसको किस तरह से ईज करें कि इसको जन्नत भी ना मिले, क्या बात, लेकिन इसमें हो जाए. ये आपका प्यार मैंगोज के लिए कि आपको उसका जो टेस्ट है वो इतना डिवाइन लगता है कि आपको लगता है कि ये एक अल्लाह की तरह नेमत है जो आसानियां पैदा कर रही है, मुश्किलें दूर करने के लिए. कर रही है. ये इसको फिलॉसफी लीजिएगा, ये मैंने मजाक में कही है. हार्डकोर मैंगो लवर है. हमारे पास तो जो अंगूर के शरबत लोग उसके बारे में आजकल यही बातें कर रहे हैं. Oh dear. Let's not get into it. So what do you like, wallet or watch? What do you prefer? I think watch. Apologies, wallet. So you like that वो जो होते हैं leather wallets और वो क्लासी से? देखें, हर आदमी अपनी एज ग्रुप के साथ और उस जमाने के जो फैशन होता है उसके साथ कुछ ना कुछ तो लॉयल होता है. So I'm revealing my age in many ways. So नहीं, वो बात मसला नहीं है भाभी, यहाँ मसला कोई और है. वो कोई खूबसूरत खातून आ जाए, नंबर मांगे, अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड ये खूबसूरत से वॉलेट से निकाल के देते हैं, तो ये बताते हैं कि मेरा
स्टेटस क्या है माशरे आपको जाते हुए कार्ड ना दे के जाऊं, गिवन द फैक्ट कि आप वो खूबसूरत औरत वाली क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे। नहीं मेरे मिन्नू कार्ड की जरूरत है सर, मिन्नू तो पूरा जायचा देता है। सो मूविंग ऑन, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप। क्लासिकल सो क्या एक क्लासिकल सॉन्ग है जिसे यू आर हुक टू इट? रात फैली है तेरे सुर में आंचल की तरह, इट reveals a new aspect every time. So sir, whom you like more? आपके पास चॉइस नो की नहीं है, आपने इन दोनों में से एक को पसंद करना है। ठीक है। आमिर लियाकत और वकार ज़का, किसको ज्यादा आप आमिर लियाकत और वकार ज़का में से ज्यादा किसको पसंद करते हैं? वकार ज़का। उसकी क्या वजह है? बिकॉज आप कम से कम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं। अच्छा। एंड आई डू डिसएग्री विद आपको आमिर भाई के आम खाने का तरीका, मुझे लग रहा था आप मैंगो लवर हैं। सब डिपेंड्स ऑन के क्या सीजन चल रहा है, ही विल फिट इन दैट। तो ही इज अ ग्रेट पॉलीमैथ बाय द वे, बहुत ही डाइवर्स पर्सनैलिटी है। दुबई और टर्की, इफ यू हैव टू गो ऑन अ वेकेशन, व्हिच कंट्री विल यू गो? टर्की। क्या वजह है उसकी? Because Dubai doesn't offer anything new to me. It's based on very much Western style architecture. वो आपको थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है? नहीं, वो है बहुत अच्छा। न्यूयॉर्क वाली फीलिंग बहुत अच्छा, लेकिन जैसे मैंने आगे अर्ज किया कि when if you spend 20+ years in a place और आपको उसी का एक और मॉडल नजर आ रहा होता है, तो that gives you less of information, whereas Turkey is something। खूबसूरत मुसलमान लड़कियां, अच्छा ये भी होता है। कराची और लाहौर। वेरी सॉरी कराची बट लाहौर कराची वालों से बहुत आपने खुश कर दिया है सर। इन दी एंड आई जस्ट वांट टू नो कि अगर आपसे कोई बंदा एक पैराग्राफ में, एक सेंटेंस में 40 साल की जो जिंदगी आपकी गुजरी है, जिंदगी का निचोड़, आपकी जिंदगी का नहीं, आपकी फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए आपने उस लेंस से जो दुनिया देखी है, अगर एक जवान बंदा जिसने अभी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, देखिए यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर तो 30 साल के बाद ज़िंदगी शुरू होती है ना, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं बेसिकली। तो ज़िंदगी में उसी को कहता हूँ कि जब आप पे जिम्मेदारियाँ गिरती हैं ना, तो ज़िंदगी तब स्टार्ट होती है। पहले तो माँ बाप के पैसों पर तो बहुत मौज की, और वही तो मौज की थी। सही। तो ज़िंदगी आपके लिए क्या है? नफ्स मुतमइन्ना पलट अपने रब की तरफ इस कैफियत में कि तू अपने रब से और तेरा रब तुझसे राजी हुआ। खूबसूरत बात सर। एक एडवाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो यंग जनरेशन है उसमें एंटरप्रेन्योर, दे हैव स्टार्टेड के एंटरप्रेन्योर कहते हैं। पहले बिजनेसमैन, क्योंकि यू आर द राइट पर्सन टू आस्क, बिजनेस के अंदर और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर डिफरेंस क्या है? बिजनेसमैन जो होता है वो टिपिकली स्पीकिंग होता तो दोनों बिजनेसमैन ही हैं, ये तो उसमें एक कॉमनैलिटी है। लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है कि एक जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होता है वो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक वेरिएशन लेके आता है या उसी को ही वो एक्सटेंड करता है, वेयरएज एंटरप्रेन्योर हमेशा नीड देखता है, एक आइडेंटिफाई करता है सोसाइटी में, उसका फिर एक फीजिबल सोल्यूशन ढूंढता है और एक नई चीज लेके आता है। सो उसका जो माइंडसेट होता है वो ज्यादा इनोवेटिव होता है इन अ वे कि वो नए प्रोडक्ट्स, भले वो रवायती प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहा है लेकिन रवायती तरीके से नहीं कर रहा है। सो 3 एडवाइसेस या 3 वो ऐसी क्वालिटीज जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज आप तो जो है वो बैक एंड फोर्थ डे इन एंड आउट, आप ज़्यादातर तो इन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं ना, या जो लोग बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग है, या जो बन चुके हैं। सो 3 ऐसी क्वालिटीज़ जो आपने देखी हो कि होनी चाहिए, और 3 ऐसी चीज़ें हैं अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ, या कोई यंग बच्चा है, बिजनेस का स्टूडेंट है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, 3 ऐसी क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए और 3 ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये माइंडसेट होना चाहिए ऐसा कि आप अपॉर्चुनिटीज को देख सकें। ठीक है, बिखरी हैं आगे। डिफरेंस माइंडसेट का ही है। Exactly. एक नौकरी पेशा इंसान का एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है माइंडसेट कैसी होती है ना, हाँ, एंटरप्रेन्योर की, कि वो देखता रहता है कि माशरे में गैप कहाँ पे है। दूसरी उसके पास स्किल होनी चाहिए कि वो एक सोल्यूशन उसका क्रिएट कर सके, और तीसरी कि वो सोल्यूशन फीजिबल होना चाहिए उसके लिए। ऐसा ना होना चाहिए कि प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसका जो सोल्यूशन है वो उससे 3 गुना महंगा पड़ रहा है तो फिर कोई भी उसको नहीं, बिजनेस बन सकता हो ना, बिजनेस बन सकता हो। एग्जैक्टली। जो उसको 3 चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले उसको एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए कि मेरा काम करेगा। 95% से ज्यादा नए बिजनेसेस कोलैप्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटमेंट।
वो सोचते नहीं है कि हमारा बिजनेस खराब कहाँ से हो सकता है। वो अपना प्रीकंसीव नोशन है कि 88 है, मैं एकदम से अमीर होने लगा। मुझे हम जब बड़े हो रहे थे तो हम खुद ही हीरो थे, बॉस तू तो हीरो है शीशे में देख के, बाहर भावे कोई माने ना माने। फिर क्या हो गया, वो नए नए आ गए जिन्होंने स्पाइस करे, तो वो आपकी सेटिंग करके कहते बॉस आप हीरो हैं, तो वो रीइंफोर्स होता था, देखा है कि मैं हीरो हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो उनमें नहीं होनी चाहिए कि एक खौफ अंदर होता है कि यार मैं पता नहीं करूंगा तो खराबी ना हो जाए, इसमें गड़बड़ ना हो जाए, मेरा लॉस ना हो जाए। If and buts में look, once you're clear, then make sure that you jump and you jump with both feet. Maximum क्या होगा, you will fail successfully, you will learn a lesson that ये तुम्हारे लिए नहीं था। डच जुबान का एक मुहावरा है कि नई है बी आई आल एंड या कहीं क्राइख, कि ना आपके पास पहले ही है उसको आप हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हाँ में ना हुआ तो ना तो पहले है ही आपके पास, नुकसान क्या आपका। ये वही वाला कि आप एजेंसियों के बंदे इस सवाल का जवाब सवाल नहीं है। मेरा ख्याल मैं कहना शुरू कर दूं कि नहीं वो इस सवाल का जवाब इस सवाल में ही है ना। मैंने कहा ये उसी तरह ही है कि जिसने आपसे सवाल पूछ लिया कि तुम एजेंसियों के बंदे अगर हो तो बताऊंगा तो नहीं, तो ना तो मेरे पास ऑलरेडी है, पर अगर मैं ट्राई करूंगा शायद वो हाँ हो सकती है। तो तीसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि उनमें होनी चाहिए कि कॉपी ना करें, मॉडल करें। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन कॉपिंग एंड मॉडलिंग। कॉपी करके आप कभी दो, और कॉपी तो वैसे भी जो वेरी कॉन्सेप्ट है कि नया प्रोडक्ट इनोवेशन उसके खिलाफ जाता है कि आप कॉपी जो कर रहे हैं, तो आप मॉडल करें किसी की सक्सेस को कि व्हाट इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो इफ यू कैन अवॉइड कॉपिंग एज अ थर्ड थिंग, आई थिंक यू कैन डू वेरी वेरी वेल। सो सर थैंक यू सो मच। आई थिंक हमेशा जो है एक जो चीज़ होती है कि जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे मेंटोर से मिलते हैं जहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे शो का टाइम भी जो है टूवर्ड्स द एंड आ रहा है। पर एक चीज़ मैं जो है वो आपसे डिस्कस ये करना चाह रहा था कि अगर अपनी एक्साइटमेंट है, मुझे लगता है कि ये मैंने कब बनाया, ये मेरा बिजनेस आइडिया बहुत सक्सेसफुल है, उस एक्साइटमेंट को कम करने का तरीका यही है कि हम जाएं मेंटोरशिप लें, और जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर कोई बड़ा आदमी, उससे कोशिश करें कि वो हमें मेंटोर हमारा बन जाए, तो वो हमें राइट रास्ता जो है वो दिखा सकता है। एब्सोल्युटली दिखा सकता है, क्योंकि दे हैव done it what you will do, they have made the mistakes that you will make, और वो शायद अपनी मिस्टेक्स से बाउंस बैक कर सकते थे, शायद आप ना कर पाए, तो बेहतर है कि उनके तजर्बे से सीखें। ये तो एक रवायत में भी है कि गालिबन हजरत अली ने कहा था इमाम हसन को कि तुम चाहो तो मेरे तजर्बे से सीख लो, चाहो तो अपना तजर्बा कर लो। तो वो रोक नहीं रहे हैं। बड़ी शख्सियत दूसरी इतनी बड़ी शख्सियत से अगर ऐसी बात कर सकते हैं तो आई थिंक वी डोंट नीड एनी फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आपके शो देखने का शुक्रिया। अगर आपको शो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा, जिस तरह कैसर भाई ने की, ऑन लाइटर नोट में उस बात को कहता हूँ कि ट्राई जरूर करें। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो वो ना तो ऑलरेडी है, पर आप ना को हाँ कर सकते हैं। ये जो मेरे यंग लड़के देखने वाले हैं, हर उस लड़की जो ना तो होती है वहाँ ट्राई करते हैं कि हाँ हो जाए, उसी तरीके से अपने करियर के अंदर ज़रूर ट्राई करें कि शायद वो हाँ हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो।